हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स और फिफ्थ चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 3 और आज का टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स आपको सीखना है तो बहुत आसानी रहेगी कि जब आप इस लेक्चर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था उस लेक्चर को देख के इसको देखेंगे तो बहुत आसान बात है। कहने को मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था ठीक उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात हो रही थी, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात होगी। अंतर केवल इतना ही है, बाकी का सब कुछ वही है, सेम है, नो डिफरेंस। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे दैट इज चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे दैट इज वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं एक बार मैं आपको सुनाता हूं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए किसी पृष्ठ से या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वहाँ क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते थे। तो वैद्युत की जगह आपको केवल चुंबकीय करना है, वैद्युत क्षेत्र रेखा की जगह केवल आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा करना है, बाकी का सब सेम है। लेकिन फिर भी इतना कह के मैं वीडियो को इस टॉपिक को समाप्त नहीं करूंगा, फिर दोबारा यहाँ समझाता हूँ चुंबकीय फ्लक्स को भी। तो बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ लिखता हूँ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध यानी उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, इसको आप एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करेंगे? देखो बच्चों अब दोनों में अंतर करना है। वहाँ हमने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, तब वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था जिसको हमने फाई से लिखा था। तो यहाँ भी फाई से लिखेंगे। फिर अंतर कैसे करेंगे बच्चों कि ये चुंबकीय फ्लक्स है या वैद्युत फ्लक्स है, वो आपको इससे पता चल जाएगा कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यूज़ कर रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यूज़ कर रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स, उससे भी पता लग जाएगा। या आप यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स है तो फाई ई लिख सकते हैं और चुंबकीय फ्लक्स है तो फाई बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। या फाई एम लिख सकते हैं, फाई मैग्नेटिक, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। वो तो संकेत है, मैं केवल यहाँ फाई लिख देता हूँ। आप चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी भी लिख सकते हैं, फाई एम भी लिख सकते हैं। तो इसे फाई से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। तो इसको अब समझेंगे कैसे। हमने ये कह दिया कि उनकी क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया
तो इस पर एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लिया, इस पर तल पर एक लंब खींच दिया, इसके तल पर लंब खींच दिया, ये वेक्टर डीए को बताएगा। ये एरिया कितना लिया है हमने, एलिमेंट्री एरिया डीए, ठीक है ना बच्चों। ये एरिया कितना ले लिया, मतलब ये एरिया हमारा ए है, ये पूरा एरिया। और ये इस पृष्ठ से हमें ये देखना है कि कितना चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है। और बल रेखाएं बना लेते हैं बच्चों, यहाँ बना दिया। तो एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा मैथमेटिकली वो, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ कितनी है, बी है बच्चों। तो जो फ्लक्स होगा डी फाई वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, डी फाई बराबर बी डॉट डी ए। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ये रहा उसका गणितीय स्वरूप, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन किसके बराबर हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाता है। अब हमें पूरे पृष्ठ से निकालना है कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, इस तरीके से हो जाएगा। ये कब है, जब हमारा जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है, सॉरी क्षेत्रफल की जगह मतलब पृष्ठ, जो पृष्ठ है वो अनियमित आकार का हो, एक रेगुलर शेप न हो के इरेगुलर शेप का होगा, तब हम समाकलन का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास रेगुलर शेप होती, जैसे स्क्वायर होता, वर्ग होता, आयत होता, रेक्टेंगल, तो हम वहाँ इंटीग्रेशन नहीं करते, सीधा सीधे कैलकुलेट कर लेते। किस तरीके से अभी बताएंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इतना तो समझ ही गए कि वो दोनों का अदिश गुणन है। किन दोनों का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन है, यहाँ से समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म से हटाएं तो बी डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बी डी ए कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ तो एक ही दिशा में लगने लगे, ऐसे भी बना सकते थे, जैसे हमने ये लिया, ठीक है। तो एरिया हमने लिया ये डी ए, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, उस पृष्ठ के बहिर्मुखी बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर, मतलब ये एरिया तो डी ए ले लिया, इसकी दिशा किधर मानी जाती है कि उस पर लंब खींच दीजिए। अब एक लंब ऊपर भी आ जाता, एक नीचे, लेकिन बाहर की ओर, जैसे ये पृष्ठ है तो इस पर एक लंब मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, एक ऐसे भी खींच सकता हूँ। तो लेकिन दिशा एरिया की कौन सी मानी जाएगी, जो उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल है। ये हो गया हमारा वेक्टर डी ए। ये थीटा क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ। और मान लो फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, जो फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसे हैं, तो फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के बीच, ये वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो क्या है बच्चों, थीटा है। बात समझ में आ गई होगी अब कि ये थीटा क्या है। तो ये इरेगुलर शेप के लिए हमने बता दिया। अब इसी चुंबकीय फ्लक्स को थोड़ा और डिटेल में और आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे अब हमारे पास एक आयत होता जैसे, तो ये रेगुलर शेप हो गई, एक नियमित आकृति हो गई। इसका क्षेत्रफल हम बिना इंटीग्रेशन के निकाल सकते हैं, इसलिए समाकलन का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मान लीजिए, तो इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया ए है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इस पर खींचे गए लंब की ओर। इस पर हमने ये लंब खींच दिया बच्चों, ये दिशा किसकी हो गई, वेक्टर ए की, ठीक है। और क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए ऐसे हैं, तो इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा का। क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्र रेखाओं और भी हैं फील्ड लाइंस, यहाँ बच्चों मैं बना नहीं रहा हूँ, एंगल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें एरिया इसका पता है,
रेक्टेंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, यहाँ हमें इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर थीटा हमारा 0 हो जाए तो फाई कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए के बराबर। ये सिचुएशन कब होगी, जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 हो, दैट इज क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही हों। क्षेत्र रेखाएं किधर गुजर रही हों, लंबवत, जो जैसे ये लंब की दिशा है वेक्टर ए की, इसी दिशा में हमारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अब थीटा हमारा 0 हो गया। और परिभाषा में भी हमने लिखा था कि उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कह देते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे निकल रही हैं बच्चों, एकांक क्षेत्रफल से जो निकलती हैं। अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर, इसका एरिया ए है तो इस केस में ये आ गया। तो हमें पता है कि एकांक क्षेत्रफल से जो रेखाएं गुजरती हैं लंबवत, अब यहाँ लंबवत ही गुजर रही हैं, तो एकांक क्षेत्रफल से जो फील्ड लाइंस गुजरती हैं उनकी संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, मैंने बताया था। तो इसका क्षेत्रफल है ए, तो ए क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो बी ए होगी। यही हमारी किसकी परिभाषा थी, चुंबकीय फ्लक्स की। तो इस तरीके से ये आ गया। ये मैंने बताया था ना कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये लंबवत गुजर रही हैं, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली बी ए हैं, यही संख्या उसका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की। तो देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों ये तो ध्यान रहेगा, इस केस के लिए ये और इस केस के लिए इस तरीके से हो जाएगा। और जनरल केस के लिए तो अभी बताया ही था, फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। जब हमारी जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, वो इरेगुलर शेप का होगा तो समाकलन करके हम वहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की बात करते हैं बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, एसआई मात्रक इसका क्या है, वेबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो एसआई यूनिट है चुंबकीय फ्लक्स की, वो क्या है बच्चों, वेबर, WEBER। चौक दूसरा ले लें बच्चों, वेबर। इसको एब्रीवेशन में ऐसे भी लिख देते हैं और वेबर, ठीक, हिंदी में ऐसे लिख देंगे। तो ये किसका मात्रक हो गया, फाई का, चुंबकीय फ्लक्स का, फाई एम का या फाई बी का, इनका मात्रक हो गया एसआई मात्रक वेबर। तो इसी से बच्चों हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट निकाली थी। जैसे फाई इक्वल्स टू बी ए बताया था, वी तो बी इक्वल्स टू फाई अपॉन ए हो गया, इसका मात्रक वेबर, WB अपॉन एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे एक नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट, चुंबकत्व में गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कह लें। जैसे आपने वैद्युत स्थैतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से चुंबकत्व में भी गॉस की प्रमेय है, गॉस का नियम है, दैट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो पहले हम जो वैद्युत स्थैतिकी में गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय पड़ी थी उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे समझने में आसानी होगी। हमने ये बताया था बच्चों कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला या गुजरने वाला, निर्गत भी हो सकता है, उसके अंदर आ भी सकता है फ्लक्स। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट वैद्युत फ्लक्स है फाई,
वो उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ये बात बताई थी कि जो फ्लक्स उससे पास आउट हो रहा है वो कितना होगा कि उससे कितना आवेश घिरा हुआ है उसकी मात्रा का 1/ε0 गुना। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो ये धनावेश होता तो बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकल रही होती तो इससे फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या ही तो फ्लक्स होती है और वो इस प्रमेय से कैलकुलेट हो जाती। अब मान लो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा होता, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, -q और +q से बना एक निकाय। ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। अगर इसी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा होता तो क्या होता, जितनी बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकल रही होती उतनी ही इसमें प्रवेश कर रही होती तो नेट फ्लक्स इसमें कितना हो जाता बच्चों, 0 हो जाता। कि उसमें माइनस, क्योंकि द्विध्रुव क्या है, समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक माइनस और एक प्लस, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाता, 0 हो जाता। कब, जब बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा होता। तो बच्चों जो नेट वैद्युत फ्लक्स होता, वैद्युत स्थितिकी में वैद्युत फ्लक्स होता वो 0 होता। ठीक इसी तर्ज पर आ जाइए यहाँ पर, चुंबक हमेशा एक चुंबक द्विध्रुव होती है। चुंबक हमेशा एक चुंबकीय द्विध्रुव होती है। चुंबकीय द्विध्रुव, ये क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था, यानी मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि कोई भी चुंबक होगी उसमें नॉर्थ और साउथ पोल निश्चित होंगे। इन पोल्स को हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। हमने बताया था चुंबक, लेक्चर फर्स्ट में जब चुंबक को पढ़ाया था तब हमने ये समझाया था कि कोई भी एक विलगित ध्रुव संभव, चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है कि हम एक विलगित नॉर्थ पोल ले आएँ कहीं से। यहाँ विलगित आवेश संभव था, यहाँ धन q भी हो सकता है, ऋण q भी हो सकता है, एक अकेला आवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ अकेला ध्रुव नहीं हो सकता। तो चुंबक द्विध्रुव है। तो ठीक इसी तरीके से अगर वैद्युत स्थितिकी में वैद्युत द्विध्रुव रखा होता तो वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाता, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही एंटर करती। ठीक इसी तरीके से अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई चुंबक स्थित है तो उसमें नॉर्थ पोल भी स्थित होगा, साउथ भी स्थित होगा। तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होंगी उतनी ही क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल में प्रवेश कर रही होंगी, क्योंकि चुंबक की एक विशेषता होती है कि दोनों ध्रुवों की जो सामर्थ्य है वो बराबर रहती है बच्चों। ये नहीं कि एक अलग सामर्थ्य का पोल हो, एक अलग सामर्थ्य का हो। जैसे यहाँ ऋण q और प्लस q बराबर मात्रा के हैं, विपरीत हैं, वैसे ही यहाँ इन दोनों के जो स्ट्रेंथ हैं, पोल स्ट्रेंथ, वो बराबर रहती हैं, ध्रुव सामर्थ्य बराबर रहती है किसी एक चुंबक की। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही हैं इस पृष्ठ से उतनी ही अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो नेट इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं 0 हो गई। ठीक इसी तरीके से जैसे एक बाल्टी है बच्चों, उसमें 10 लीटर पानी 1 मिनट में भरा जा रहा है और 1 मिनट में 10 लीटर पानी ही निकल रहा है, तो उस बाल्टी में तो कभी पानी भरेगा ही नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से तो चुंबकत्व में गॉस का नियम यही हो जाएगा बच्चों, ये वाला, क्योंकि चुंबक का कोई अलग ध्रुव संभव नहीं है। चुंबक हमेशा एक चुंबकीय द्विध्रुव होगी। तो जितनी फील्ड लाइंस उससे किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेंगी उतनी ही प्रवेश करती हुई होंगी। इसलिए मैग्नेटिज्म में जो गॉस की प्रमेय है वो क्या रूप ले लेगी बच्चों, इससे वैद्युत द्विध्रुव की भांति, क्योंकि चुंबक हमेशा एक चुंबकीय द्विध्रुव है, एक विलगित चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्लक्स है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम या फाई बी, वो कितना होता है, क्लोज, बंद पृष्ठ से निकाल रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे बी डॉट डी एस या डी ए लिख सकते हैं, एरिया को मैंने एस मान लिया है, बराबर कितना रहेगा 0।
वहाँ Q/ε0 था, लेकिन यहाँ सदैव 0 रहेगा। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए था, वैसा ही चुंबकीय द्विध्रुव के लिए। तो ये चुंबकत्व में गॉस का नियम हो गया कि किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव कैसा होगा बच्चों? शून्य होगा। बात समझ में आ गई होगी। वो मैं यहाँ फिगर से समझा देता हूँ कि जैसे अभी समझाया था, लेकिन अब साफ साफ कर लेते हैं। जैसे हमने एक ये बंद पृष्ठ ले लिया किसी भी आकृति का, तो इसके अंदर जब आप कोई चुम्बक रखेंगे तो उसमें दोनों ही पोल होंगे। तो जितनी फील्ड लाइन्स इससे निकल रही होंगी, जैसे मैंने कितनी बना दी उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5, तो 5 ही इधर एंटर कर रही होंगी। तो नेट फ्लक्स कितना रहा? 0। ठीक है, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के अंदर, जो बंद पृष्ठ है S, इस बंद पृष्ठ के अंदर अकेला ध्रुव नहीं रख सकते। तो ये प्रमेय हो गई। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, किसी बंद पृष्ठ, इसी को शब्दों में लिख देते हैं, ये गणितीय रूप हो गया। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव कैसा होता है बच्चों? शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। यही चुंबकत्व में गॉस का नियम है। आगे लिख लेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीख लिया? चुंबकीय फ्लक्स क्या है और चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय क्या है या गॉस का नियम क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं कल नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।